नरेंद्रपुर नाम का एक गांव एक शहर के बगल में ही था। इसलिए वहां के धनी लोग शहर के वातावरण के आदी हो चुके थे। पर उसी गांव में रहने वाले कुछ गरीब लोग वहीं मजदूरी करते हुए, घर के काम करते हुए अपना गुजारा कर रहे थे। शहर की हवा लगे हुए कुछ लोगों को वहां के पिज्जा और बर्गर खाने की लत लग गई थी। एक तरफ जहां शहर के हालात ऐसे थे, वहीं गांव के लोग दिखने में वैसे तो दुबले लगते थे, पर उनकी हड्डियां बहुत मजबूत थी। उसी गांव में राम और वीरा नाम की पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम छुटकी था। छुटकी बहुत होशियार लड़की थी। उसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। चूंकि राम और वीरा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो हर काम के लिए छुटकी पर आधारित थे। एक दिन राम अपने खेती के लिए कुछ दवाइयां लाने के लिए शहर अपनी बेटी को साथ ले गया। छुटकी पहले बार ही शहर जा रही थी। चूंकि छुटकी का ये पहली बार ही था, उसे हर तरफ हर जगह नई और अजीब सी लग रही थी। जिस छुटकी ने गांव में दुबले पतले लोगों को ही देखा था, उसे शहर में मोटे लोगों को देखकर अजीब सा लग रहा था। ये क्या, यहाँ पर इतने सारे मोटे लोग हैं? ये इंसान ही है या कुछ और? पापा वैसे भीम भीम कहते रहते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि शायद यही भीम है। ऐसा वो सोच रही थी। कुछ समय बाद राम को जिस चीजें चाहिए थी उसने वो खरीद ली और छुटकी को साथ लिए वापस निकलने लगा। उस समय तक छुटकी ने खुद को संभाल रखा था, पर अब उससे नहीं हो पा रहा था। पापा, यहाँ सारे लोग इतने अजीबोगरीब क्यों हैं? क्या भीम यही है? इस तरह मासूमियत से छुटकी ने अपने पापा से पूछा। गलत बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। वे लोग भी हमारी तरह इंसान ही हैं। बस इतना ही कि वो पौष्टिक आहार नहीं खाते। यहाँ सड़क पर मिली चीज या होटल में कोई चीज खाने की वजह से उनके शरीर का मांस बढ़कर वे लोग ऐसे मोटे हो जाते हैं। ऐसे विस्तार से राम ने उसे बताया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। राम और वीरा बड़ी मेहनत कर अपनी खेती चलाकर बेटी छुटकी को पढ़ाया करते, पर इस बार अकाल वर्षा के कारण सभी की जमीनें खराब हो चुकी थी। राम की खेती भी इसी वर्षा में नष्ट हो गई। अपनी खेती के बिगड़ जाने के कारण वीरा ने दुखी होकर अपने पति से कहा, यह क्या हुआ जी? ठीक फसल हाथ लगने के समय जब कर्ज सारे मुक्त हो जाएंगे ऐसा सोचा, तभी इस अकाल वर्षा के कारण सब कुछ खत्म हो गया। वीरा ने इस तरह अपना दुख जताया। तब राम ने वीरा से कहा, भगवान को हम पर कोई दया नहीं है वीरा। अब ऐसे अकाल वर्षा हो गई तो हम भला क्या कर सकते हैं? हमें बस यही काम तो आता है। इस खेती के बिना हम कर भी क्या सकते हैं? अब भले ही नुकसान हुआ हो, फिर से कर्ज कर हमें फसल उगाना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। ऐसे राम ने कहा। ये जब यूं बात कर रहे थे तब छुटकी ने सुन लिया। वो अपने माता पिता के सामने आई और उनसे कहा, पापा, इस फसल के खराब होने के कारण आप कर्ज करना चाहते हो ना? इस खराब फसल का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर मेरे पास पैसे कमाने का एक सुझाव है। बेटा, फसल तो सारी खराब हो चुकी है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर भी चलो, तुम्हारे पास कोई सुझाव है तो बता ही दो। पापा, आपने ही कहा था ना कि शहर के बहुत सारे लोग अनाप शनाप खाने के आदी होकर अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। क्यों ना हम ऐसा करें, हमारे यहाँ उगने वाली सब्जियाँ, फल और धान, इन सभी चीजों से स्वादिष्ट खाना बनाएं और बेचें। हम ऐसा प्रचार करेंगे कि ये खाना खाकर स्वस्थ रहेंगे और स्वाद भी अच्छा रहेगा। जिसको स्वस्थ रहना होगा वो आ जाएंगे। क्या हम ऐसा करें? ऐसा अपने माता पिता से छुटकी ने कहा। बेटा, ये सब सोचने के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर भला हमारे पास आकर कौन खरीदेगा? वीरा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वैसे भी अपनी खेती नष्ट हो चुकी है, तब तक हमारे पास समय है ना। खाली समय को व्यर्थ करने से तो अच्छा है कि छुटकी का बताया हुआ सुझाव हम अपना के देखें। अगर चल गया तो हमें फायदा होगा, और अगर नहीं भी चला तो अपनी खेती में जितना नुकसान हुआ उससे तो कम ही होगा। तुम जल्दी जाकर पकवान के लिए लगने वाली सामग्री इकट्ठा करो। मैं छुटकी को साथ में लिए ठेला रखने की जगह ढूंढाता हूँ। ऐसा सोचकर राम छुटकी को लिए शहर के लिए निकला।
वहां पर एक जिम के सामने उसने अपना फूड स्टॉल लगाया। आइए, जमीन में उगी ताजी सब्जियां और धान का स्वादिष्ट व्यंजन खाइए। स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत। इस तरह राम लोगों को आवाज लगाने लगा। तभी जिम से निकलकर कुछ लोग उस फूड स्टॉल के पास आए। उनमें से शिवा नाम का आदमी राम के पास आकर कहता है, बहुत ही बढ़िया सोच है अंकल। ऐसे पौष्टिक आहार के अभाव में न जाने शहर में हम लोग क्या क्या खा लेते हैं और अपनी सेहत बिगाड़ते हैं। अब से हम यही खाया करेंगे और अपने सेहत का ध्यान रखेंगे। ऐसे शिवा ने कहा। उसकी बात सुनकर राम बहुत खुश हुआ। कई लोगों के वहां पर आकर खाने की वजह से उनके पास रहा सारा सामान खत्म हो जाता है। घर लौटते समय राम ने छुटकी के बारे में अपने पत्नी से कहा, वीरा, देखा तुमने छुटकी कितनी होशियार है। उसका कहा सच हुआ ना। इसीलिए कहते हैं बेटी को पढ़ाओ तो वो घर रोशन कर देती है। इस तरह उसने अपनी बेटी की सराहना की। कुछ ही समय में उनके व्यापार में बहुत अभिवृद्धि हुई। शहर में जिन लोगों को भी स्वस्थ रहने की इच्छा थी वे दूर से ही सही पर राम के फूड स्टॉल पर आकर खाया करते। इस तरह छुटकी के एक सुझाव ने उनके घर के हालात को पूरी तरह से बदल दिया था। राजेंद्रपुर नाम के गांव में वाणी नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसकी मां नित्या और पिता रवि थे। वाणी का परिवार बहुत दीन था। उसके पिता रवि रिक्शा चलाया करते थे और मां नित्या उसी गांव पे कहीं कोई काम मिला करता तो उसे कर अपना समय बिताती थी। अब गांव में ऑटो चलने लगी थी, जिस कारण कोई भी रवि की रिक्शा की सवारी नहीं लिया करता था। आइए भाइयों, आइए। रिक्शा की सवारी बहुत सुहानी होती है। ऑटो से कम किराया भी होता है। इस तरह दिन भर आवाजें लगाते रहता पर कोई उसकी सवारी नहीं लेता था। एक दिन हर रोज रिक्शा की सवारी करने वाला विनय ऑटो में चढ़ता हुआ रवि को दिखाई दिया। क्या बात है विनय भाई, आप तो हमेशा मेरे रिक्शा की सवारी लिया करते थे, आज फिर ऑटो की क्यों? रिक्शा की सवारी ऑटो से भी तो कम होती है ना। भले ऑटो का किराया ज्यादा होता हो पर समय पर पहुंचा देता है। और वैसे भी कब तक तुम ये खटारी रिक्शा चलाओगे? अब तुम्हें भी ऑटो खरीदना चाहिए, वरना तुम्हारी रिक्शा में कोई बैठना नहीं चाहेगा। ये बात तुम्हें ही सोचनी चाहिए। अब तक गांव में ऑटो नहीं था, इसलिए लोग तुम्हारे रिक्शा की सवारी लेते थे। इस तरह विनय ने रवि को अपमानित किया। उस अपमान से दुखी होकर रवि घर वापस लौटा। घर वापस लौटते ही वाणी ने पापा से कहा, पापा, कल हम बड़ी माँ के घर गए थे। वहाँ पर रानी दीदी के कमरे में गई थी मैं। पता है उनका कितना मुलायम गद्दा है। रानी दीदी हर रोज उसी पे सोती है। मुझे भी वैसा मुलायम गद्दा दिला दो ना पापा। हर दिन इस तरह जमीन पर सोकर मेरी हड्डियों को चुभता है पापा। पापा दिला दो ना पापा। इस तरह वाणी रोते हुए जिद करने लगी। रवि की समझ में नहीं आया कि उसे कैसे समझाया जाए। अभी नहीं बेटा, जब हम भी बड़ी माँ की तरह बहुत धनवान हो जाएंगे तब मैं तुम्हें वैसा मुलायम गद्दा दिलाऊंगा। अब उस गद्दे के बारे में भूलकर खेलने चली जाओ बेटा। ऐसा कहकर उसने वाणी को भेज दिया और वहां से वो अपनी पत्नी से बात करने गया। नित्या, अब गांव में ऑटो आ गए हैं। कोई भी मेरी रिक्शा की सवारी नहीं ले रहा। उस पर खटारी ऑटो कहकर सब मेरी अवहेलना कर रहे हैं। मैं भी ऑटो खरीदना चाहता हूँ पर पैसे नहीं है। समझ नहीं रहा क्या करूँ। अब तो मैं रिक्शा चलाने से रहा। तुम जहाँ काम करती हो वहीं के पैसों से गुजारा करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ऑटो भला कहाँ से खरीदेंगे? ठीक है, पास वाली गली में जो दीदी रहती है मैं उससे पैसे पूछती हूँ। उनके पास बहुत पैसा है। नित्या के ऐसा कहने पर रवि भी उसकी बात पर हामी भरता है। दूसरी ओर वाणी अपनी दीदी रानी के पास खेलने निकली। रानी दीदी, आपके पास इतनी सुंदर गुड़िया कहाँ से आई? इस तरह वाणी ने आश्चर्य से और मासूमियत से पूछा। ये सुन रानी ने कहा, मेरे पापा काम के सिलसिले में जब भी दूसरे शहर जाते हैं तब मेरे लिए कोई न कोई खिलौना ले आते हैं। उनके पास बहुत पैसा है। तुम्हारे पापा खटारी ऑटो चलाएंगे तो भला उनके पास इतने पैसे कहाँ आएंगे तुम्हें खिलौने दिलाने के लिए?
ये देखा मेरे गुड़िया को, मेरे कहने पर मेरे पापा ने मुंबई से लेकर आया। और पता है, हर महीने मेरे पापा किसी न किसी राज्य घूमने जाते हैं और कभी कभी तो हमें भी घुमाने ले जाते हैं। क्या तुम्हारे पापा कभी भी पास वाले गांव भी ले गए हैं? इस तरह रानी ने नीचा दिखाकर वानी से बात की। रानी के इस तरह की घमंडी बातों से वानी बहुत दुखी हुई। अब चाहे जो भी हो जाए, पापा से कहकर मैं नई चीजें मंगवा के रहूंगी। ऐसा सोचकर वो वापस घर के लिए निकली। दूसरी ओर नित्या अपनी दीदी उमा, जो बहुत धनवान थी, उसके पास ऑटो के लिए पैसों की मदद मांगने निकली। वहां पहुंचकर उसने अपनी दीदी से कहा, दीदी, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। आप तो जानती हो ना, रवि के रिक्शा चलाने पर ही हमारा घर चलता है, पर अब गांव में ऑटो आ गए हैं, जिस कारण कोई भी रिक्शा की सवारी नहीं ले रहा। रवि भी ऑटो खरीदना चाहते हैं। क्या आप कुछ पैसों की हमें मदद कर देंगी? हम 1 साल के अंदर अंदर आपके पैसे लौटा देंगे। इस तरह नित्या ने ऑटो के लिए अपनी बहन से पैसे मांगे। क्या कहा? ऑटो के लिए पैसे दूं? क्या हर आने जाने वालों को इस तरह पैसे देने के लिए क्या हमने यहाँ पर धर्मशाला खोल रखा है? वैसे भी मरने से पहले पापा ने हम दोनों को बराबर बांटकर जायदाद दिया था। तुमने लोगों की मदद करने के चलते सारा लुटा दिया। अब हाथ फैलाकर मुझसे मांगने आई हो? और तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? वैसे भी तुम जैसे गरीब लोग उसे लौटा कैसे पाएंगे? एक बार पैसे दिखे तो आंखें सर पर चढ़ जाती है। लेते समय तो मीठी बातें कर ले लेते हो, पर लौटाने के समय सारे बहाने याद आते हैं। वैसे भी रानी के पॉकेट मनी में तुम्हारा सारा महीना गुजर जाए। नहीं है इसीलिए नहीं, पर कर्ज दो तो बराबरी वालों को दो, ताकि वो समय पर लौट भी आए। बुरा न मानो, हम गरीब लोगों को कर्ज नहीं देते। इस तरह उमा के अपमानित करने पर नित्या वहां से चली गई। रवि के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना घर बेचा और ऑटो खरीद लिया। नित्या, रवि और वानी अब पेड़ के नीचे रहने लगे थे। कुछ दिन यूं ही बीते। अब गांव में उनका ऑटो अच्छे से चल रहा था। कुछ ही दिनों में उनके पैसे बन गए थे। धीरे धीरे उस ऑटो की कमाई से उन्होंने अपना घर वापस खरीदा। उस ऑटो की कमाई से अब रवि का परिवार पहले जैसा नहीं, बल्कि आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दूसरी ओर उमा का धनी परिवार हर छोटी मोटी बात पर झगड़े पे उतर आता था। लोग भी उनसे चिढ़ जाया करते थे।